अब हम उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण पढ़ा है, जिसमें ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन हमने विस्तार से किया है। यानी उपभोक्ता के संतुलन को बताने वाला जो नियम है, समसीमांत उपयोगिता का नियम, उनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण का अध्ययन करें उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक विवेकशील उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। एक उपभोक्ता विवेकशील होगा यदि वह अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करे, उसे अपनी संपूर्ण आय की जानकारी हो और उसे उपलब्ध वस्तुओं के विकल्पों की जानकारी हो या वस्तुओं के उपलब्ध विकल्पों के बारे में वो जानता हो और इन विकल्पों के मूल्यांकन करने में वो सक्षम हो। इसके अलावा उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आमदनी को इन उपलब्ध विकल्पों पर खर्च कर देता है। ना तो वह उधार लेता है और ना ही वह बचाता है, बचत करता है। अगर निष्कर्ष रूप में हम कहें तो एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी आमदनी के प्रतिबंध में रहकर या अपनी निश्चित आमदनी को ध्यान में रखते हुए कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरह के उपभोक्ता का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का जब हम बात करें तो ये विचारधारा प्रोफेसर एजवर्थ और जी.डी. एलन, जे.आर. हिक्स, परेटो आदि के द्वारा दी गई है। कई सारे अर्थशास्त्री इससे जुड़े हुए हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि उपयोगिता चूंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसलिए उसका माप किया जाना संभव नहीं है। परंतु गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था कि उपयोगिता को प्रत्यक्ष रूप से गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उपभोक्ता सक्षम है उपयोगिता को मापने में। लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्री बहुत स्पष्ट इस बात को कहते हैं और एक तरह से गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की आलोचना के रूप में ही क्रमवाचक दृष्टिकोण आता है, जो ये कहते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि एक उपभोक्ता वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना करने में सक्षम है और वस्तुओं की तुलना करके, वस्तुओं को से मिलने वाली उपयोगिता की तुलना करके उन्हें एक व्यवस्थित क्रम प्रदान कर सकता है, एक क्रम में व्यवस्थित कर सकता है और एक ऑर्डर दे सकता है। चूँकि एक वस्तुओं को उपयोगिता के क्रम में व्यवस्थित करने के कारण करता है, उपभोक्ता करने में सक्षम है, इसलिए इसे हम क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या क्रमवाचक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। देखिए, क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम आगे चल के उदासीनता या तटस्थता या अनअधिमान वक्रों का विश्लेषण करेंगे। तो इस दृष्टिकोण की जो कुछ मान्यताएं, आधारभूत मान्यताएं हैं, वो ये हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है। अब विवेकशील उपभोक्ता, जैसा मैंने पहले बताया, कि वह अपनी आमदनी के प्रतिबंध में रहकर अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है और बाकी उससे विवेकशीलता से जुड़ी हुई और भी बातें हैं। उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, माप नहीं बल्कि तुलना की जा सकती है। ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है। आगे चल कर इस नियम को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमने प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में ही नहीं जाना, तो नियम तो स्वाभाविक रूप से हम नहीं जानेंगे अभी, जब तक उसका अध्ययन ना करें। एक और मान्यता यह है कि कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। और क्रमवाचक दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में मैं इसको कहूँगा कि
उपभोक्ता का व्यवहार संगत और सकारात्मक होता है, कंसिस्टेंट एंड ट्रांजिटिव। अब संगतता का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब कि यदि कोई उपभोक्ता वस्तुओं के एक संयोग, जिसे हम ए कहें, ए संयोग को बी संयोग की तुलना में अधिक पसंद करे, अधिक प्रीफर करे, अधिक अधिमान प्रदान करे, तो किसी भी स्थिति में बी संयोग को ए संयोग की तुलना में प्रीफर नहीं करेगा, अधिमान नहीं देगा, पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसका यह है संगत। और सकारात्मकता कि यदि उपभोक्ता वस्तुओं के ए संयोग को बी संयोग की तुलना में अधिक पसंद करता हो और बी संयोग को सी संयोग की तुलना में अधिक पसंद करता हो, तो स्वाभाविक रूप से ए संयोग सी संयोग की तुलना में अधिक पसंद किया जाएगा। या ए और बी संयोग, वो ए संयोग को बी संयोग की तुलना में अधिक पसंद करे और बी और सी संयोग को लेकर वो उदासीन हो, तो फिर ऐसे में ए संयोग सी संयोग की तुलना में अधिक पसंद किया जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये ग्रेटर देन का मतलब है उसकी पसंद से है यहाँ पे कि उपभोक्ता ए को प्रीफर करता है बी की तुलना में और बी को प्रीफर करता है सी की तुलना में, तो ऑब्वियसली ए को सी की तुलना में प्रीफर करेगा। तो ये दोनों चीज़ें, संगतता और सकारात्मकता, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जाके हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। खास तौर से उदासीनता वक्र जब हम पढ़ेंगे तो इन मान्यताओं को हम साथ में लेकर चलेंगे। तो उपयोगिता विश्लेषण का जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, जैसा कि आपको पता है कि हम उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और उपभोक्ता व्यवहार में हम उपयोगिता क्रमवाचक दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करते हुए जब हम उदासीनता वक्र का अध्ययन करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने निकल के आएगी। उदासीनता वक्र, इनके इतिहास के बारे में मैं आपको अगर अवगत कराऊं तो सबसे पहले सामान्य जानकारी इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखिएगा। उदासीनता वक्र या इन्हें तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व, या फिर इन्हें हम अनअधिमान वक्रों के नाम से भी जानते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण का, उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या अनअधिमान वक्र विश्लेषण, इसका क्रमिक विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है। सबसे पहले 1818 में एजवर्थ ने मांग की व्याख्या में पूरक और प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुओं के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए तटस्थता वक्र रेखाओं का उपयोग किया, काम में लिया। तो तटस्थता वक्र के जो विकास का श्रेय है, इनको खोजने की जो बात है वो एजवर्थ से जुड़ती है, इनका श्रेय एजवर्थ को जाता है। इसके बाद में 1906 में इटली के अर्थशास्त्री परेटो ने कुछ सुधार करके, कुछ संशोधनों के बाद में एजवर्थ की विधि को ही अपनाया। परेटो के बाद में 1913 में जॉनसन और 1915 में स्लट्सकी ने कुछ सुधार किए। लेकिन तटस्थता वक्र विश्लेषण का विकास मुख्य आर्थिक विचारधारा के साथ इसका एकीकरण 1930 की मंदी तक लगभग ना के बराबर था। 1934 में प्रोफेसर RGD एलन, ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर JR हिक्स, इन्होंने ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण नाम से एक लेख में तटस्थता वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। तो हम कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्रों की खोज तो एजवर्थ ने की, लेकिन इस तटस्थता वक्र विश्लेषण को लोकप्रिय बनाने
और उनका अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग करने का श्रेय है जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर RGD एलन और JR हिक्स को जाता है। 1939 में प्रोफेसर हिक्स ने एक किताब लिखी थी वैल्यू एंड कैपिटल। इस किताब में इन्होंने तटस्थता वक्रों का बहुत विस्तार से विवरण दिया और फिर उसके बाद में उन्होंने एक और किताब लिखी थी रिविजन ऑफ डिमांड थ्योरी। इसमें तटस्थता वक्रों का व्यापक रूप से उन्होंने प्रयोग किया। आगे चल के फिर और भी अर्थशास्त्री जिनमें विक्सटीड और प्रोफेसर चैम्बरलिन आदि के नाम भी आते हैं, मांग के विश्लेषण में उन्होंने तटस्थ वक्रों का उपयोग किया, तटस्थ वक्र विश्लेषण को काम में लिया। तो ये तो एक इसकी पृष्ठभूमि हो जाती है उदासीनता वक्रों की और उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में। लेकिन बात यह है कि उदासीनता वक्र होते क्या हैं, इसके बारे में हमारी क्या समझ है। तो देखिए, अगर आप परिभाषित करने का प्रयास करें उदासीनता वक्रों को, उदासीनता, तटस्थता, बगैर किसी अनअधिमान, इंडिफरेंस, कोई प्रिफरेंस नहीं, शाब्दिक रूप से बात कर रहा हूं मैं। तो दो वस्तुओं के अगर परिभाषा के रूप में बात करें हम, तो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ जिन पर उपभोक्ता की उपयोगिता का स्तर समान रहता है, उसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को व्यक्त करता है या उन संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। चूंकि उपभोक्ता एक उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को जो उदासीनता वक्र पर स्थित वस्तुओं के विभिन्न संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो इसलिए उन वस्तु संयोगों में चुनाव को लेकर उपभोक्ता उदासीन होता है। देखिए, याद रखने की कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं, दो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। एक तो दो वस्तुओं के बारे में होता है, तो हम कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के वे संयोग, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वस्तुओं के, तो दो वस्तुओं के वे संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर जिन पर समान रहता है, उन्हें हम उदासीनता वक्रों के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को यहाँ समझा रहे हैं। अनुसूची से पहले मैं आपको डायग्राम में उदासीनता वक्र आप जानते हैं कि भाई एक आकृति के रूप में होता है। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और वाई अक्ष पर वाई वस्तु ले रहे हैं हम। ये देखिए, यहाँ से लेकर ये इस तरह से आया है ना, आई फॉर इंडिफरेंस, सी फॉर कर्व, तो आई सी। ये बहुत मैंने यहाँ 5 संयोग लिए हैं, ए बी सी डी और ई। ए संयोग पर उपभोक्ता का देखेंगे हम, तो एक्स वस्तु की इतनी इकाइयाँ जो भी है, यहाँ तो हम एक दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये x1 x2 x3 के रूप में होते तो x वस्तु की इतनी इकाई और y वस्तु की इतनी इकाई उसे उपभोग करने को मिल रही हैं। जो ये इकाइयाँ उसे मिल रही हैं, इतनी जो इनसे संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती है, वही संतुष्टि उपभोक्ता को इस संयोग पर जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनसे मिल रही है। इसको पहले ऐसे समझिए, एक उदासीनता अनुसूची बनाइए। वस्तु x और वस्तु y दो वस्तु हैं। वस्तु x से मिलने वाली जो वस्तु x की जो मात्रा है 1 2 3 4 5, ठीक है। वस्तु y की जो मात्रा है, भाई संयोग, या तो आप यहाँ संयोग यहाँ लिख लो, वस्तु y 12 8 5 3 2, इस तरह से हमने लिया है। अब ए संयोग पर देखिए, ए संयोग ये है कि 1 इकाई x की 12 इकाई y की उपभोक्ता को अगर उपभोग करने को दी जाए, तो जो उसे संतुष्टि इस संयोग से मिलेगी, 1 इकाई x से 1 केला, और अगर मान लीजिए अब इसको क्या कहें, 12 बिस्किट कह लो आप,
12 बिस्किट से जो उपभोक्ता, एक केला और 12 बिस्किट से जो संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती है, वही संतुष्टि उसे 5 केले और 2 बिस्किट से मिलती है। आप इसको ऐसे समझिए भाई। ये जो विभिन्न संयोग है ए बी सी डी ई, संयोग कैसे बना है कि 1 इकाई x की 12 इकाई y की। दूसरा संयोग है 2 इकाई x की और 8 इकाई y की। तीसरा संयोग है 3 इकाई x की 5 इकाई y की। चौथा संयोग है 4 इकाई x की 3 इकाई y की। पांचवा संयोग है 5 इकाई x की 2 इकाई y की। तो या तो उसे उपभोक्ता को यह संयोग आप दे दो, 5 इकाई x की दे दो और 2 इकाई y की अगर उसे मिलती है, तो जो उसे संतुष्टि इस वस्तु संयोग से मिलती है, वही संतुष्टि उसे 1 इकाई x और 12 इकाई y के संयोग से मिलती है। तो तटस्थ होता है, उदासीन होता है चाहे उसे ए संयोग उपभोग करने को मिले, चाहे डी मिले, चाहे सी मिले, चाहे बी मिले, सबसे उसे बराबर बराबर संतुष्टि मिलती है। ऐसा क्यों होता है आगे चल के हम देखेंगे। तो इन संयोगों को हमने एक वक्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया, इस अनुसूची को। 1 इकाई x की, इस पर 12 इकाई y की, तो ए संयोग प्राप्त हुआ। दूसरा संयोग है जिसमें 2 इकाई x की और 8 इकाई y की, बी संयोग। तीसरा संयोग सी है जिसमें 3 इकाई x की, ये देख लीजिए भाई, इस तरह से ही तो है, 3 यहाँ और 5 यहाँ, तो 5 और 3 दोनों यहाँ, इस बिंदु ये जो आया, ये संयोग बना इनका। इसी तरह से डी संयोग है और इसी तरह से ई संयोग है। तो ई संयोग पे 5 इकाई x की और 2 इकाई y की। जैसे जैसे अगर वो x वस्तु से ज़्यादा मिलेगी तो y वस्तु वो छोड़ता हुआ जा रहा है, संतुष्टि उसकी बराबर है प्रत्येक बिंदु पर। चूंकि प्रत्येक बिंदु से समान उपयोगिता मिल रही है उपभोक्ता को, इसलिए वो इन बिंदुओं में उदासीन है, तटस्थ है, इस वक्र के सभी बिंदु से समान रूप से वांछनीय है। ठीक है, ये तो हुआ उदासीनता वक्र। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, कैसे ही परिभाषित कर दीजिए, बस महत्वपूर्ण बात यह है कि दो वस्तुओं के उन भिन्न भिन्न संयोगों का बिंदु पर जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या जिन पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम उदासीनता वक्र के नाम से जानते हैं। अब एक और चीज है कि एक से ज़्यादा उदासीनता वक्र हो तो उसे हम उदासीनता मानचित्र के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, अब देखिए यहाँ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर यहाँ और होते तो ऐसे ही उसको करते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, IC1 IC2 IC3, ये क्रम का मतलब ध्यान रखना, ये गणनावाचक अंक जो मैंने लिखा है, ये इस तरह ये गणनावाचक माप के रूप में नहीं है, बल्कि ये इसके क्रम को बता रहा है कि ये दूसरा उदासीनता वक्र है, तीसरा उदासीनता वक्र है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो किसी उपभोक्ता के अधिमान क्रम पर प्रीफरेंस पर आधारित विभिन्न उदासीनता वक्रों के समूह को हम उदासीनता मानचित्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या करते हैं। वस्तु x x अक्ष पर, वस्तु y y अक्ष पर, पहला उदासीनता वक्र, दूसरा उदासीनता वक्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कई सारे उदासीनता वक्र जब एक हों हमारे सामने, तो इसे हम उदासीनता मानचित्र के रूप में परिभाषित करते हैं। यह मैंने लिखा है कि उदासीनता वक्रों की तकनीक का श्रेय एजवर्थ को प्राप्त है और J.R. हिक्स और एलन ने उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन में इनका प्रयोग किया है। इसलिए इनको जो है व्यापक रूप से अर्थशास्त्र में प्रयोग करने का और ख़ासतौर से मांग विश्लेषण में इनके उपयोग का श्रेय है जो एलन और हिक्स को जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो प्रतिस्थापन की सीमांत दर को अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाएगा अगर और इसको डिस्कस करते हैं तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।